वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं जीएसटी का चैप्टर नंबर 12 दैट इज कंपोजिशन लीवी स्कीम। सो ये दो कोर्सेज को लगी है बीकॉम एंड बीबीए। सो शैल वी स्टार्ट? तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कंपोजिशन लीवी स्कीम क्या होती है? ये एक ऐसी स्कीम होती है, सब ना छोटे इंटरप्राइजेस के लिए होती है, मतलब स्मॉल ट्रेडर्स वगैरह इन सब के लिए होगी। इसमें उनको कुछ कंसेशन मिलता है और टैक्स पे थोड़ी लिमिट उनको कम पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, क्योंकि उनका छोटा ही आउटपुट होता है और छोटे आउटपुट में अगर वो बड़े बड़े जीएसटी देंगे, बड़े बड़े प्रोसीजर में जाएंगे तो उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट लग जाता है, टाइम मनी एफर्ट सब कुछ। तो इन्हीं के लिए कुछ कंसेशन में है और ना ये थोड़ा 8 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। सो इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके चलना, और थोड़ा ईजी भी है, बहुत ईजी है ये चैप्टर। सो इनसाइड द चैप्टर क्या क्या है, व्हाट इज कंपोजिशन लीवी क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है, देन कंपोजिशन की ऑप्शंस वगैरह क्या है, देन फीचर्स, देन कंडीशंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, और रिस्ट्रिक्शंस क्या है कंपोजिशन लीवी स्कीम्स की, और इसके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या है, प्रोसीजर कैसा, आपको कैसे मिलती है। सो व्हाट इज कंपोजिशन लीवी की कंपोजिशन लीवी क्या है कि देखो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब हमारा न्यू आया है बिजनेस में, यहाँ पे बहुत सारा रिसोर्सेज एंड हमारी चीज़ें लगती है। सो जो मैनी स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं और मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होती है, इन सब को बहुत ज़्यादा प्रोविजंस फॉलो अप करने पड़ते हैं जिनकी थोड़ी डिफिकल्टी होती है। सो इस सिनेरियो के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने कंपोजिशन लीवी स्कीम अपग्रेड करी है अंडर द स्कीम ऑफ जीएसटी, मतलब ये जीएसटी के ही अंदर है। ठीक है। सो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्या है, लेस टर्नओवर, जिनका टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, जिनका सेल्स रिटर्न थोड़ा कम होता है। सो जो गवर्नमेंट होती है उनको थोड़ा कम टैक्स लगाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन लीवी स्कीम। ठीक है। जो भी टैक्स उनके टर्नओवर पे लगता है, मतलब कि यहाँ पे खेल किस चीज का, सिर्फ टर्नओवर का, कि यहाँ पे जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा वो बेस्ड ऑन योर टर्नओवर करना पड़ेगा। सो कंपोजिशन लीवी स्कीम अंडर दिस लॉ इज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, के स्मॉल बिजनेसेस के लिए होते हैं जिससे कि उनको थोड़ा रिलीफ मिले, उनको थोड़ा बर्डन ना फील हो। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ कंपोजिशन लीवी स्कीम, किसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो फर्स्ट इज टू लोअर द बर्डन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। देखो जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं और उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील होती है जब वो ये प्रोविजंस फुलफिल करते हैं। सो इसीलिए जो टैक्सेबल पर्सन होता है उसको मिनिमम रेट देना पड़ता है अपने टर्नओवर पे। ठीक है। सो सेकंड वन दैट इज टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी फॉर स्मॉल बिजनेसेस। जितने बड़े स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको एक फिक्स परसेंटेज, जितने भी उनका टर्नओवर होगा फिक्स्ड होगा, तो उस फिक्स टर्नओवर पे ही उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। थर्ड दैट इज इजी रिटर्न फाइलिंग, कि देखो इजी रिटर्न भी आप फाइल कर सकते हो, मतलब आपको रिटर्न चाहिए, देखो यहाँ पे ना वैसे तो आपको हर महीने देना पड़ता है, बट जो कंपोजिशन लीव स्कीम है यहाँ पे आप क्वार्टरली बेस पर दे सकते हो। ठीक है। नॉर्मल बिजनेस को होता है वो 3 महीने में करना पड़ता है, बट आप कंपोजिशन लीव स्कीम पर जा रहे हो तो आपको सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पे जाना पड़ेगा। देन फोर्थ दैट इज लेस बर्डन ऑफ टैक्स, इनका जो बर्डन होता है वो टैक्स पे थोड़ा सा कम होता है रेदर देन द नॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ दैट इज टू इंक्रीज द टैक्स बेस फॉर स्मॉल बिजनेस, की जो स्मॉल बिजनेस है, देखो यहाँ से ना काफ़ी लोग ना थोड़े इंस्पायर भी हुए हैं कि अभी इतना इजी है टैक्स पे करना तो आप पे कर सकते हो इजीली, तो इसलिए इससे थोड़ा इंस्पायर भी हुए लोग। सो नेक्स्ट हेडिंग दैट इज कंपोजिशन लीवी स्कीम इज एन ऑप्शन, ये एक ऑप्शन है। सेक्शन 10 सीजीएसटी एक्ट एंड चैप्टर 2 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017। देखो जो हमारी कंपोजिशन लीवी स्कीम है, एक ऑप्शनल स्कीम है, यहाँ पे आप अडॉप्ट कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। जो जीएसटी है वो नॉमिनल रेट पे लगता है ऑलमोस्ट। सो ये जो स्कीम है ये एप्लीकेबल पहले नहीं थी गुड्स के लिए, सिर्फ पहले नहीं थी सर्विसेज के लिए, सिर्फ गुड्स के लिए थी, बट अभी ये सर्विसेज एंड गुड्स दोनों के लिए ही हो गई है। सो सेकेंड दैट इज इट इज़ अ वॉलेंट्री एंड ऑप्शनल स्कीम, की देखो ये ना हमारी वॉलेंट्री एंड ऑप्शनल स्कीम है अंडर द सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट 2017 एंड चैप्टर 2 ऑफ CGST 2017। सो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट पेज पे, अंडर दिस स्कीम आर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, की देखो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन वो होता है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, बट ये चेंज होके 1 करोड़ हो गया, हमारे लेक्चरर ने तो हमें यही बताया है कि 1 करोड़ हो गया। सो इसको लेके चलना।
शायद पहले 1.5 करोड़ होगा और जम्मू कश्मीर के लिए 1 करोड़ है। सो थ्रेशोल्ड लिमिट इनहांस टू 1.5 करोड़, कि यहाँ पे पहले 1 करोड़। थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती है कि कौन सी पर्टिकुलर लिमिट तक पे करना है। सो नॉर्मल के लिए 1.5 करोड़ है और जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1 करोड़ है, बट ये आई थिंक सो ये 1 करोड़ है, शायद आगे 1 करोड़ है, वो मैं देख के बताती हूँ, एक सेकेंड। सो अभी पढ़ लेते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। सो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट कंपोजिशन लिमिट के लिए 1.5 करोड़ तक इन्हांस कर दिया। यहाँ पे स्पेशल कैटेगरीज भी आती है। पहले इसके ना फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन लिवी स्कीम इज़ वेरी लेस देन नॉर्मल जीएसटी। नॉर्मल जीएसटी से थोड़ा कम होता है और यहाँ पे हमें कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ता, कोई टैक्स इनवॉइस नहीं पे करना पड़ता, हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं लगता है और ये हमारा टर्नओवर पे लगता है। एंड ये हमारा सिर्फ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स के लिए, इंटर स्टेट के लिए नहीं है। और जो रिटर्न पे करते हैं वो हम क्वार्टरली पे करते हैं, हर तीसरे महीने में नहीं पे कर पाते हैं। सो नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं वो इसी के ही एक्सप्लेनेशन है, इसको छोड़ दो। देन सेकंड, दैट इज हु कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कि कौन इसको ऑप्ट कर सकता है। सो सप्लायर ऑफ गुड्स, जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है। सो मैन्युफैक्चरर, जिस जो कि आता है अंडर सेक्शन 10.1 एंड सेक्शन 10.2, जिनका रेट होता है 1%। और जो रेस्टोरेंट होते हैं जो कि सर्व नहीं करते हैं अल्कोहलिक चीज़ें, उनके लिए रेट होता है 5%। एंड द सेकंड वन, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज और मिक्स सप्लायर, की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए लगता है रेट 6%। और एक और था रेस्टोरेंट के बाद ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के लिए भी 1% लगता है। सो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स के लिए 1%, एंड जो रेस्टोरेंट होते हैं जो सर्व नहीं करते अल्कोहलिक कंपोजिशंस वगैरह, उनके लिए 5% रेट। एंड द सर्विसेज के लिए यहाँ पे हमारा 6% रेट लगता है। गॉट इट। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो कॉम्पोजिशन लीवी क्या होता है। गुड्स की बात करें तो कंडीशंस क्या क्या होती हैं। कंडीशंस फॉर गुड्स आर सेपरेट। अगर गुड्स हमारी सेपरेट होती है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए 1.5 करोड़। अगर स्पेशल कैटेगरीज है तो 75 लाख होनी चाहिए। वो स्पेशल कैटेगरीज में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो हम आगे पढ़ेंगे। देन उसके बाद कंडीशंस और सर्विसेज आर सेपरेट, और जो कंडीशंस और सर्विसेज के लिए वो भी अलग है। देखिए जैसे कि ऑल्टरनेटिव कॉम्पोजिशन स्कीम्स फॉर सप्लाई ऑफ मिक्स सर्विसेज, कि देखो इनके लिए ना ऑल्टरनेटिव स्कीम्स लगी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। इनका भी वही है, सेम रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख तक होनी चाहिए और रेट हमारा 6% रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। सो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कंपोजिशन लीवी स्कीम, की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। सो इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट जो हमने लिमिट सेट करके रखी होती है, ठीक है। तो अगर वो उससे कम है तो फॉर नॉर्मल स्टेट एंड फॉर स्पेशल कैटेगराइज। नॉर्मल स्टेट कौन से होते हैं, जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 1.5 करोड़ से कम होती है, एंड द स्पेशल कैटेगरीज जिनकी 75 से कम होती है। तो स्पेशल कैटेगरीज में हमारे 11 स्टेट आते हैं। फॉर 8 स्टेट एंड फॉर 3 स्टेट डिफरेंट डिफरेंट है। सो 3 स्टेट में हमारे असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, जिसमें हमारा 1 करोड़ होगा। ओके गॉट इट। और बाकी में फोर सिर्फ 1 करोड़ सिर्फ हमारे 3 स्टेट के लिए, असम, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर के लिए। बाकी के लिए हमारा 1.5 करोड़ ही लगेगा। उसके बाद फॉर 8 स्टेट जैसे कि मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, इनके लिए हमारा 75 लाख लगता है। सो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है सप्लाई ऑफ गुड्स पे कैसी है। सो फॉर होम, ये किस किस के लिए होती है। मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर, केटरिंग सर्विसेज जो कि सर्व नहीं करते अल्कोहल, एंड द ट्रेडर्स। सो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ऑर्डिनरी स्टेट, ऑर्डिनरी स्टेट्स पे कैसे, आई थिंक सो जो भी हमने पीछे पढ़ा है ना ये वही एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वही है, हाँ देखो 1.5 करोड़ है थ्रेशोल्ड लिमिट, स्पेशल कैटेगरीज के लिए 75 है। उसके बाद हमारी टर्नओवर अगर हमारा एक्सीड कर जाता है, व्हेन टर्नओवर एक्सीड थ्रेशोल्ड, अगर हमारा थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर जा रहा है, सो हाउएवर एज एंड व्हेन टर्नओवर ऑफ पर्सन एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट्स ही शेल नॉट एलिजिबल, तो वो उसको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं उस स्कीम के, ठीक है। सो टैक्स नॉट इंक्लूडेड इन थ्रेशोल्ड लिमिट्स, और अगर थ्रेशोल्ड लिमिट्स के अंडर है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है। उसके बाद इफ सप्लायर ऑफ गुड्स, और अगर सप्लायर जो भी है गुड्स का, हु ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम में सप्लाई
अदर रेस्टोरेंट सर्विसेज ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीजिंग, जो भी वो सप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 10% ऑफ टोटल आउटपुट नहीं होना चाहिए विच इज़ हायर, जो भी ज़्यादा हो. सो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर सर्विसेज, अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ मिक्स सप्लायर्स. अभी हमने गुड्स की बात करी है कि गुड्स कैसे कैसे होती है, सभी सप्लाईज की बात करते हैं. सो दिस स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर सर्विसेज प्रोवाइडर और मिक्स सप्लायर. जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए होते हैं, मिक्स सप्लायर्स के लिए होते हैं, जो तीनों दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों. बट only those who are not eligible under earlier composition schemes. और उनके लिए जो पहले नहीं एलिजिबल हुए थे. सो एज पर नोटिफिकेशन टू 2019 डेटेड 7 मार्च, कंपोजिशन एट द सेम रेट. उसका पहले सेम रेट था 6%, जो रजिस्टर्ड होते थे और उनका जो टर्नओवर होता था वो 50 लाख होता था. सो रेट ऑफ कंपोजिशन लेवी स्कीम क्या आ गया हमारा 6%. सो अब नेक्स्ट पेज, कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज की सर्विसेज के लिए कैसे, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और अगर वो सिर्फ सर्विसेज दे रहा है, सो मिक्स सप्लायर्स एंड उसकी 50 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, वो कम कर सकता है और अंडर 6%, जिसमें हमारा 3% CGST एंड 3% ऑफ SGST लगता है. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं क्या क्या है. सो दिस नोटिफिकेशन एप्लीकेबल, ये उनके मिक्स सप्लायर्स के लिए एप्लीकेबल होता है. यहाँ पे टर्नओवर उसका प्रीवियस ईयर का 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो ऑलरेडी एलिजिबल हो, शुड नॉट ऑलरेडी, वो पहले से एलिजिबल ऑलरेडी ना हो, और वो किसी फ्री सर्विसेज में ना इंक्लूडेड हो, और वो इंटर स्टेट में भी इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, वो कैजुअल ट्रेडेड में टैक्सेबल पर्सन में भी नहीं होना चाहिए, वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी नहीं होना चाहिए, और वो किसी सप्लाई ऑफ सर्विसेज में और ई कॉमर्स ऑपरेटर भी नहीं होना चाहिए. देन उसके पास ITC भी नहीं होना चाहिए. सब चीज़ें जैसे मैंडेटरी हैं, इन सबको भी छोड़ दो, मतलब कर लो, वैसे तो हो ही गया. सो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर. एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? सो हाउ टू कंप्यूट एग्रीगेट टर्नओवर की 1.5 करोड़ है, 75 लाख है. सो अंडर सेक्शन 2.6 में बोला गया एग्रीगेट वैल्यू टोटल सप्लाई जितनी भी होती है उनके कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करके, वो चीज़ें हम अलग से पढ़ लेते हैं और उधर लिखा हुआ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमारी. कुछ चीज़ें इसमें वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आर एक्सक्लूडेड, कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करनी है, कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है. पहले देख लो इंक्लूड क्या करनी है. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट सप्लाई, आउटपुट सप्लाई कितनी है हमारी, एग्जाम सप्लाईज कितनी है एक्सपोर्ट्स को प्लस करके और इंटर स्टेट सप्लाईज को प्लस करके हमारा एग्रीगेट टर्नओवर आ जाता है. और उसके बाद एक्सक्लूडेड थिंग्स कौन कौन सी होती है, सारे टैक्सेस CGST SGST UTGST को निकाल के, और RCM इनवर्ट को निकाल के. RCM होता है वो जो कस्टमर पे करता है डायरेक्ट, देन इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, इन सबको एक्सक्लूड कर देते हैं. ठीक है. सो ये सारी चीज़ों को मिला के हमारा एग्रीगेट टर्नओवर निकलता है, इन सब चीज़ों को हटा के निकल जाता है. ठीक है. एज पर सेक्शन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइटम शैल नॉट बी टेकन इन कंसिडरेशन. और कुछ चीज़ें कंसिडरेशन में नहीं लेते, जैसे कि टैक्सेस वगैरह हो गए, हमारे लोन वगैरह हो गए. सो कंपोजिशन लीवी स्कीम्स फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर गुड्स की बात है, यस, तो जो गुड्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए और 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. देन अवेलेबल सर्विसेज, और जो सर्विसेज है वो 50 लाख वगैरह, और जो स्कीम है वो एक ऑप्शन है. देन हमारे यहाँ पर पैन कार्ड लगता है और मैंडेटरी डिस्प्ले और बिल है. सो नो इनवॉइस बट बिल ऑफ सप्लाई. इनका बिल ऑफ सप्लाई नहीं होता, बट हमारी इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई होता है, इनवॉइस नहीं होती, और ITC भी नहीं होता. एप्लीकेबल टैक्स फ्री होना चाहिए और ई कॉमर्स वगैरह में नहीं होना चाहिए. सो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ कंपोजिशन लीवी स्कीम्स फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. की फीचर्स क्या है कंपोजिशन लीवी स्कीम्स के, जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए होती है. सो कंपोजिशन स्कीम इज एन ऑप्शन. देखो किसी के ऊपर हम कंपल्सरी नहीं थोप सकते, मन है तो लो, नहीं है तो मत लो. उसके बाद कंपोजिशन लीवी स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल गुड. ये सब हर तरह की चीज़ों में काम आती है. फिर एक अमेंडेंट भी आया है. फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स की, उसको कितना टैक्स पे करना है, तो वही एग्रीगेट हम जितना भी जोड़ के आए हैं वो सब आता है. 1051 दैट इज रेट ऑफ टैक्स फॉर द कंपोजिशन लीवी स्कीम की रेट कैसे कैसे रखना है. सो हमारा पढ़ के आया, अभी मैन्युफैक्चर के लिए 1% होता है, और हमारा रेस्टोरेंट वगैरह के लिए 5% होता है, और हमारा ट्रेडर्स के लिए भी 1% होता है. सो
हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, दैट इज रेट ऑफ टैक्स कंपोजिशन लेवी स्कीम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, एंड फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज और मिक्स सप्लाईज अगर सर्विसेज की बात कर रहे हो तो। सो मैन्युफैक्चरर तो रेट ऑफ 1% होगा, और रेस्टोरेंट ऑनर है तो 5% होगा, और ट्रेडर से तो 1% होगा। और जो सप्लाई है, अगर वो सप्लाई कर रहे हैं या फिर दोनों चीज़ कर रहे हैं तो 6% लगता है। टीओ से क्या मतलब है, टर्नओवर, एंड पीवाई से प्रिसीडिंग ईयर, जिस ईयर में आप हो। उसके बाद आप पढ़ते हैं नोटिफिकेशन क्या है, ब्रिक थिंग क्या है नोटिफिकेशन की, फ्लाई एशेस, एश ब्रिक, फ्लाई एश एग्रीगेट, आई थिंक सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद 6.1 दैट इज रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्यों नहीं लेते हैं, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। 7.1 that is compensation scheme not applicable for tax payable under reverse charge mechanism, कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है जिसमें जो कंज्यूमर होता है वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, वो भी इंक्लूडेड नहीं होता। देन स्कीम शेल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन अंडर दी सेम पैन, कि अगर आप एक पैन से बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो वो सब आपको अलाउ होती है। नेक्स्ट पेज, दैट इज बिल ऑफ सप्लाई, ये पढ़ लेते हैं बिल ऑफ सप्लाई क्या है। सो अ टैक्सेबल पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लिवी स्कीम, उनको जब वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इन्वॉइस नहीं इशू कर सकते, तो अगर सप्लायर ऑफ गुड है तो उसे लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, हर बिल के ऊपर जो वो खुद से इशू करेगा। और फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे भी उसे चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो जब बिल ऑफ होगा वो उसमें क्या क्या लिखा होगा, नेम एंड एड्रेस लिखा होगा, जीएसटीएन का, और एक कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर लिखा होगा। उसके बाद डेट ऑफ इशू क्या है, देन नेम एंड एड्रेस क्या है, जीएसटीएन एंड यूआईएन होगा, और बस ये सारी चीज़ें होंगी, सब रीड आउट कर लेना। देन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, की फाइलिंग ऑफ रिटर्न कैसे, a taxpayer opting for composition scheme is required to file a return on quarterly basis, उसको प्रॉपरली क्वार्टरली बेसिस पे पे पड़ेगा। और ये 18th ऑफ मंथ सक्सेसिंग, उनको हर महीने और 18th मंथ की सक्सेडिंग पे उनको भी पे करना पड़ता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज वैलिडिटी ऑफ दी कंपोजिशन लीवी स्कीम, की क्या वैलिडिटी है। आप उसमें कभी भी जा सकते हो और कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। देन कंडीशंस विच में रेंडर अ पर्सन इन एलिजिबल फॉर द स्कीम, की इन एलिजिबल कौन होता है। सो जिसने गलती से अडॉप्ट कर ली है, या फिर उसका एक्सीड कर रहा है 1.5 करोड़ से, या फिर उसका टर्नओवर सर्विस 50 लाख से ज़्यादा है। तो उसके बाद ट्रांजिशन फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम, से कैसे आप नॉर्मल करोगे, आप जस्ट को विड्रॉ करना है, आप ऐसे रिमूव हो जाओगे उससे। देन 14th वन दैट इज एक्शन फॉर wrongly opting द स्कीम फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द स्कीम, अगर आपने गलती से उसको कर लिया, फिर आपने किसी बाय हुक एंड क्रूक आप जो ट्रांजेक्शन उसमें स्कीम में चले गए हो, तो वे आपको खुद ही बाहर निकाल देते हैं वहां से। तो उसके बाद मैंडेटरी डिस्प्ले, अब मैंडेटरी डिस्प्ले क्या है वो भी हम पढ़ के आए हैं, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हर नोटिस पे जितनी भी वो ऐसे सप्लाई करेगा, ठीक है। अभी इसमें क्या लिखा है, ये तो पढ़ने वाली चीज़ें पढ़ लेना। और जो कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये वैसे तो कट है बट हम कर लेते हैं। सो कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम्स, ये कैसे कैसे ये ना आगे, हाँ ये रहा। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सेक्शन 10.1 के अंडर है एंड सेक्शन 10.2 के अंडर है। सो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं करेगा, और कंडीशन ऑप्टिंग स्कीम्स क्या है। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है, एक बारी बस झलक मार के चले जाना, बस तो कुछ नहीं है। उसके बाद ये पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्शंस फॉर कंपोजिशन लिवी, की रिस्ट्रिक्शंस क्या है। सो नॉट एप्लीकेबल टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट, जितने भाई नॉन रेजिडेंट है और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है इन सब के लिए ये एप्लीकेबल है ही नहीं। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आप एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन को माइग्रेशन में है तो आप तब उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट वगैरह चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो पीछे पढ़ के आए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं एप्लीकेबल होता है। द थ्रेशोल्ड विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन अंडर द सेम पैन, की जितने भी सेम पैन में है वो आप कर सकते हो, जैसे कि सेल फॉर कंप्यूटर, सेल फॉर मोबाइल, रजिस्टर्ड इन चंडीगढ़, फ्रेंचाइजी, मतलब एक ही स्पेस में
अगर पैन सेम है तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं. सो लैप्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन. सो ऑप्शन to avail composition levy scheme the day which aggregate turnover financial year, जितने में आपका टर्नओवर होगा फाइनेंशियल ईयर का उसी के बेस पे आपकी चीज़ें होती है, मतलब उस पे बेस पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है. सो नो आईटीसी, इसमें कोई आईटीसी नहीं होता है. कैंसिलेशन ऑफ परमिशन, आप परमिशन को कैंसिल भी कर सकते हो वेन एवर यू वॉन्ट. देन एट दैट इज कंडीशंस टू मेंशन वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन. आपको वहाँ पे मैंडेटरी होता है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लगाने पे, आप जब भी अपना कोई बिल ऑफ सप्लाई बनाते हो तो, क्योंकि इनवॉइस तो नहीं बनता है. सो प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन लिवी स्कीम. से पहले आ जाएगा आपका इंटीमेशन, कि इंटीमेशन क्या है. सो पहले माइग्रेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉज अंडर वैट एक्साइज, पहले माइग्रेशन कराना पड़ता है. अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है सो पर्सन वहाँ पे टाइम पे आना चाहिए, उसको प्रॉपर फॉर्म वगैरह फिल पे करना पड़ेगा. अगर आप स्विच करा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर फॉर्म वगैरह फिल करने पड़ते हैं. देन opting for composition ITC reversal compliance required. So registered person opting to pay tax under composition is required to pay amount to equal to input stock in respect of input held in stock. की जितना आपका अभी आपका स्टॉक में है आपको आईटीसी वहाँ पे पे करना पड़ेगा, और वहाँ पे वो प्रॉपरली कैलकुलेट होता है. फिर आपको मंथ्स में यूज़ होता है वो आगे जाके 5 ईयर तक का, फिर उसको विद इन दी 6 ईयर्स आपको पे करना पड़ता है. देन इफेक्टिव डेट ऑफ कॉम्पोजिशन, फिर द टैक्स पे अंडर सेक्शन 10 शेल बी इफेक्टिव, वो बिगनिंग ऑफ द ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है. फिर द लास्ट पेज वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन, ये आपका द एक्साइज रजिस्टर्ड पर्सन शैल रिमेन सेटिस्फाई मेंशन रूल टू सेक्शन कंडीशन से शायद परमानेंट ही वैलिड रहता है. उसके बाद प्रोसेस फॉर ऑप्टिंग आउट कंपोजिशन फॉर एनी नॉन कॉम्प्लेक्स, की प्रोसीजर क्या है नॉन एप्लायंसेस का. So, where a person wants to output for the composition scheme or where he sees to eligible to कि वो नहीं हो पा रहा है, so where lapse the time, उसको टाइम होना चाहिए और उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रैक होनी चाहिए. उसके बाद उसको फॉर्म वगैरह फिल करने पड़ते हैं, फिर विद इन दी सम डेज अप्रूव हो जाएगा मेरी. So yeah, that's your chapter number 12, that is composition lever scheme. See you next video. Until the next video, take care.